गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि पढ़ाई तो हो ही रही होगी, क्योंकि आगामी टेस्ट का आपको जो है अंदाज़ा मिल ही चुका होगा कि वो कैसे और किस रूप में होने वाला है। तो जैसा कि पीछे जो है आपको ऑनलाइन क्लास में अपठित गद्यांश और निबंध टॉपिक, जो निबंध का जो टॉपिक है, पोर्शन है, ये एक्सप्लेन किया जा चुका है। आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार जो है सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि जो आगामी आपका टेस्ट है बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो उसी लेक्चर पर आधारित होंगे। तो उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में हम जो है आगे बढ़ते हैं। जो पाठ्यक्रम में दिया गया है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो आइए हम जो है उस टॉपिक को आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वाक्य, जैसा पाठ का नाम है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो आपके समझ में आ रहा होगा कि ये वाक्य शब्द क्या है। तो वाक्य जो है, देखिए लिखा है पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित आशय प्रकट करे। कोई ऐसा पदबंध या शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक निश्चित भाव आपको महसूस करावे। शब्द कहिए या पद कहिए वाक्य के संदर्भ में, तो लगभग एक ही बात है। और आपको केवल समझना ये है कि हम वाक्य उसी को कहते हैं जो हमको एक निश्चित अर्थ या भाव प्रकट कर सके। जैसे कोई सेंटेंस दिया गया है, जब तक आपको उसका मतलब नहीं समझ में आएगा तो आप उसको वाक्य नहीं स्वीकार करोगे। अभी जैसे यहाँ लिखा है मैं आगरा में रहता हूँ, अब यह जो है एक निश्चित आशय, एक निश्चित भाव आपको स्पष्ट कर रहा है कि कोई है जो आगरा में रहने की बात कर रहा है। तो इस तरह से अगर इसी को पलट दिया जाए कि रहता में आगरा हूँ मैं, रहता में आगरा हूँ मैं, यहाँ क्या हो रहा है कि शब्दों का जो क्रम है वो व्यवस्थित नहीं है बल्कि अव्यवस्थित है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि आपको इसका कोई अर्थ या भाव या आशय नहीं प्रकट हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम वाक्य नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं मानेंगे। इसीलिए परिभाषा में कहा जा रहा है कि शब्दों का या पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित आशय या अर्थ प्रदान करे, वही क्या कहलाता है, वाक्य। जैसे मैं आगरा में रहता हूँ, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको एक निश्चित अर्थ का अनुमान लग गया कि कोई है जो अपने को आगरा में रहने की बात कर रहा है, अपना परिचय दे रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ रहता में आगरा हूँ मैं, अगर ये कर दिया गया तो फिर देखिए वाक्य का जो व्यवस्थित क्रम है वो अव्यवस्थित हो गया, टूट गया, जिसके कारण हमें क्या हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है, इसलिए उसको वाक्य नहीं कहेंगे। तो अब आप स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि शब्दों का या कहिए कि पदों का वह व्यवस्थित समूह, वह क्रमबद्ध समूह जो एक निश्चित आशय या अर्थ प्रकट कर सके, वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो जैसा कि आप पिछली क्लास में वाक्य टॉपिक जब पढ़े थे तो वहाँ बात हुई थी कि वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं। जब बात आई थी कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय का नाम आपने सुना होगा। यही दोनों वाक्य के अंग हैं। वाक्य के अंग क्या है, उद्देश्य और विधेय। इसी को दूसरे टर्म में कर्ता और क्रिया, उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है और जो विधेय होता है किसी भी सेंटेंस का जो दो अंग कहा जाता है। जैसे देखिए मैं आगरा में रहता हूँ, मैं क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। आगरा में रहता हूँ क्या है, क्रिया हो गई, या कहिए यही विधेय है। तो कहने का मतलब कि जो भी वाक्य होते हैं उसमें उद्देश्य और विधेय अवश्य पाए जाते हैं, क्योंकि वे दोनों वाक्य के अंग कहलाते हैं। उन्हीं अंगों को जो एक उद्देश्य है, उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है, और जो
विधेय अंग है उसका दूसरा रूप या दूसरे रूप में उसको हम क्रिया के रूप में भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप क्लियर हो गए कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आपको फिर सवाल जो है बना होगा कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। तो ये तो चीज़ पिछली क्लास में आपने सुन ही लिया है कि जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में कोई बात की जाती है वही उद्देश्य होता है। वाक्य में, सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में जिसके बारे में कोई बात होती है वही क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है, वही करता है। लेकिन विधेय क्या है, तो उसको भी आपने सुन चुका है पिछली क्लास में कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वही क्या है, क्रिया है या वही विधेय है। तो चलिए हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं कि रचना के आधार पर जब हम वाक्यों का भेद जानना चाहते हैं तो यह दो तरह का होता है। रचना के आधार पर जब, वैसे तो पहले जो है वाक्यों का अंग आपने देख लिया कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। लेकिन जब वाक्यों के भेद की बात आती है तो यह जो है दो तरह का सामने आता है, जो पिछली बार आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, दो भेद है। कौन कौन, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। जब आप जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का पता लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि यह जो है तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के जो भेद हैं वो कितने हैं, तीन तरह के हैं। कौन कौन, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य या जिसको मिश्र वाक्य कहा जाता है। ठीक, बेटा आइए, आपका जो टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसके तीन भेद हैं। कौन कौन, सरल, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित। सरल को साधारण भी कहते हैं। आइए अब आप देखिए सरल वाक्य क्या होता है। सबसे पहले हम सरल वाक्य को समझने की कोशिश करें कि सरल वाक्य कहेंगे किसे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सरल वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिनमें, या कहिए कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसको हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। या इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं या समझ सकते हैं दूसरे रूप में कि जिन वाक्यों में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया पाई जाती हो वह वाक्य क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। कहीं कहीं परिभाषा में आप यह भी पाएंगे लिखा हुआ कि जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसों में एक मुख्य क्रिया पाई जाती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं, वही साधारण वाक्य होते हैं। तो कहने का मतलब तीन तरह से आप समझने की कोशिश करिए कि सरल वाक्य क्या है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। इसी को दूसरे रूप में, जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया पाई जाए वह क्या कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। इसी चीज को तीसरे रूप में सुन लीजिए कि जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया पाई जा रही हो वह जो है सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। इसका कुछ उदाहरण देखिए। मैं आगरा में रहता हूं। हमने कहा था कि उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कोई बात की जाए या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही विधेय होता है। तो इस तरह से आप उदाहरण देखिए, मैं आगरा में रहता हूं, यहां मैं कर्ता भी है और उसी को दूसरे शब्दों में आप उद्देश्य भी कह सकते हैं। आगरा में रहता हूं, इसका मतलब कि उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। यहां जो है उद्देश्य के बारे में जो है विस्तार पूर्वक कुछ कहा जा रहा है, अर्थात वह विधेय का परिचय दे रहा है या विधेय इसी को कहा जाएगा कि आगरा में रहता हूं। यहां मैं क्या है, उद्देश्य हो गया, अर्थात जिसके बारे में कहा जा रहा है। आगरा में रहता हूं,
वो अपने बारे में आगे जो बता रहा है, जो क्रिया का पहचान या वर्णन कर रहा है, वो क्या हो गया, विधेय हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता हो, वह वाक्य क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। पिताजी पत्र लिख रहे हैं, यहाँ अब पिताजी क्या है, कर्ता भी हैं, उद्देश्य भी है, लेकिन यहाँ पत्र लिखने की एक क्रिया हो रही है, इसलिए वह विधेय भी है और क्रिया भी है। तो आप कह सकते हैं कि पिताजी पत्र लिख रहे हैं, इसमें एक उद्देश्य मिल रहा है और एक विधेय मिल रहा है, इसलिए यह कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। बच्चे उछल उछल कर खेल रहे हैं, कौन उछल उछल कर खेल रहा है, तो उत्तर मिलेगा आपको बच्चे। इसका मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही वह कौन है, बच्चे। इसका मतलब कि यह उद्देश्य हो गया, यही कर्ता हो गया। परिभाषा में बताया गया है सरल वाक्य के, अभी कहा गया है कि जिन वाक्यों में एक कर्ता या और एक क्रिया पाई जाए, या कहिए कि एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाए, वे क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ बच्चे जो है उद्देश्य हो गए, उछल उछल कर खेल रहे हैं, ये क्या है, विधेय हो गया। तो इसका मतलब एक उद्देश्य मिला और एक विधेय मिला, ये कैसा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया। कक्षा के सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, कक्षा के सभी बच्चे बुद्धिमान हैं। अब ये सरल वाक्य तो है, साधारण वाक्य तो है, लेकिन कैसे, तो यहाँ देखिए एक सवाल करिए, सभी बच्चे बुद्धिमान हैं किसके, तो आप कहिए कि कक्षा के। तो यहाँ जो जवाब आ रहा है कक्षा के, यही आपका कर्ता भी बन गया, यही आपका उद्देश्य भी बन गया। और सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, इसका मतलब कि कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है, यही क्या है, विधेय है। तो इस तरह से यहाँ एक उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है और एक विधेय की भी प्राप्ति हो रही है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। आइए दूसरा उदाहरण देखें। रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही थी। अब सवाल करिए, प्रश्न पैदा करिए, कौन बहुत तेज चल रहा था, तो कौन का जवाब आ रहा है, रेलगाड़ी। तो इसका मतलब कि ये उद्देश्य हो गया, रेलगाड़ी के बारे में ही बताया जा रहा है कि बहुत तेज चल रही थी, इसका मतलब कि यह विधेय हो गया। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य हो गया। किसके बारे में बात की जा रही है, रेलगाड़ी के बारे में, तो यह उद्देश्य बन गया। और रेलगाड़ी के बारे में क्या कहा जा रहा है, बहुत तेज चल रही थी, तो यह विधेय बन गया। तो इस तरह से आप यहाँ कहेंगे कि यह जो वाक्य है एक उद्देश्य और एक विधेय होने के कारण ये कैसा है, सरल या साधारण वाक्य है। बेटा एक नोट करने की या ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो इस प्रकार के उद्देश्य और जो, या इस तरह से कहिए कि हम इतनी सारी बातों को देखने और सुनने के बाद सरल वाक्य, वाक्य, वाक्य अंग, वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद, इन सारी बातों को जानने सुनने के बाद जब हम सरल वाक्य का जब हम स्पष्टीकरण कर लिए कि एक उद्देश्य और एक विधेय या एक कर्ता और एक क्रिया का जहाँ पाया जाना संभव हो वह क्या है, सरल और साधारण वाक्य वही होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्देश्य और विधेय के रूप में, ध्यान देने योग्य बात है कि उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया सरल वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। उद्देश्य और विधेय के रूप में सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया इसके मुख्य अंग माने जाते हैं। ये हम निचोड़ के रूप में, सार रूप में कह सकते हैं। तो बेटा इस तरह से आप जो है इतना सुनने के बाद, जानने के बाद अब आपको कोई असुविधा या परेशानी सरल वाक्यों को पहचानने में नहीं होनी चाहिए, या फिर बनाना भी हो तो आप कोशिश करिए कि संयुक्त वाक्य दिया गया हो या मिश्र वाक्य दिया गया हो, उसको जब बदलना हो तो आप कोशिश करिए कि एक उद्देश्य और एक विधेय, या कहिए कि एक कर्ता और एक क्रिया में उसको परिवर्तित कर देंगे तो वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य बन जाएगा। तो अब आपको समझ में आ ही चुका होगा। कोशिश करिए कि आप जो है, जो आपकी पुस्तक है
आप उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए, लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द, मतलब एक एक शब्दों को, पदों को ध्यान में रखते हुए लाइन बाय लाइन धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तब चीज़ें धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगेंगी, वरना आपको ऐसे ही भारी भरकम महसूस होता रहेगा। तो इस तरह से आप कब तक भागते रहोगे, क्योंकि यह आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आप प्रयास करिए, अथक प्रयास करिए, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अच्छा लगेगा। इस क्लास में यहीं तक, अगली क्लास में हम संयुक्त वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू बेटा।